मेरे YouTube चैनल लैंग्वेज की अपार सफलता ने मुझे गदगद कर दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़े चाव से, दिल से मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज के लिए आप सबको का मैं सादर आमंत्रण करता हूं और मैनी मैनी थैंक्स। विश यू अ गुड डे टू यू। आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया ममलूक वंश, जिससे हम गुलाम वंश के नाम से जानते थे, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में। आज हम देखने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के चौथे और पांचवें वंश के बारे में। चौथा वंश सैयद वंश है, जिसका जो शासन काल है वो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक का है। ये सैयद लोग अपने को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज मानते थे। तैमूर लंग के लगातार आक्रमणों की वजह से दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय नेतृत्व छिन्न भिन्न हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये राजवंश है, वंश है या छोटी सी सत्ता है। दिल्ली का शासन जो है सिमट चुका था और एक प्रकार से पूरे देश में अनार्की सी फैली हुई थी, अराजकता की स्थिति थी। इसी समय इस वंश ने अपनी सत्ता जमाई जो खिजर खां थे। खिजर खां तैमूर लंग का मुल्तान प्रांत का राज्यपाल हुआ करता था। इस वंश के 4 शासकों ने लगभग 37 वर्षों तक भारत पर शासन किया। 28 मई 1414 ईस्वी में खिजर खां, जिन्हें हम सैयद खिजर खां के नाम से भी जानते हैं, ने दिल्ली की सत्ता लोदी वंश के कमज़ोर शासक से छीन तो ली, लेकिन वह पहले तैमूर लंग और उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी शाहरुख मिर्ज़ा के वायसराय या प्रतिनिधि के रूप में ही शासन करता रहा। वो रैयते आला, एक जागीरदार का एक नाम है रैयते आला, यानी कि जागीरदार ही उनका बना रहा, जिसे हम रैयते आला कहते हैं। अक्सर प्रश्न आता है कि रैयते आला खिजर खां किस हैसियत से दिल्ली के सल्तनत पर शासन कर रहा था। उत्तर हो जाएगा रैयते आला। उसने सुल्तान की पदवी धारण कर नहीं की। 20 मई 1421 ईस्वी में जब खिजर खां की मृत्यु होती है तो उसका बेटा मुबारक खान दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसने अपने सिक्कों पर मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह का नाम लिखवाया। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार खिजर खां की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख जताया था। इससे यह प्रतीत होता है कि जनता उनसे लगाव रखती थी, उनसे मोहब्बत करती थी। उसका एक मंत्री था ताजुल मुल्क, जो सदा उनका वफादार रहा। जहाँ तक मुबारक शाह का प्रश्न है, उसने शाह की उपाधि धारण करके अमीरों और सरदारों की सर्वसम्मति से सुल्तान का पद ग्रहण किया था। मुबारक शाह सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्यतम शासक था। उसने हिंदुओं को पहली बार अपने दरबार में अमीर का पद दिया था और ये शायद भारत के इतिहास में मुसलमानों के आने के बाद का पहला उदाहरण मिलता है कोई हिंदू अमीर के रूप में दरबार में रहा हो। तारीख़ मुबारक शाही का रचयिता याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के ही दरबार के इतिहासकार थे। 1434 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर इन्होंने मुबारकाबाद नाम का शहर बसाया था। 19 फरवरी 1434 ईस्वी में उसके एक सरदार सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र रचकर मुबारक शाह की हत्या कर दी। मुबारक शाह या मुबारक खां की मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र, दत्तक कहते हैं गोद लिया हुआ, एडॉप्टेड सन, दत्तक पुत्र मोहम्मद खान सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसका नाम फरीद खां भी था। नाम का चूँकि इतिहास में है अलग अलग दे देता है, ये किसका नाम था, वो किसका नाम था, तो एक ही व्यक्ति के कई नाम थे, कुछ उपनाम थे, कुछ उपाधियाँ थीं, इसलिए बार बार नाम को पढ़ना पड़ता है। इसके समय में साम्राज्य में हर तरफ अराजकता फैली हुई थी। ऐसे मौके पर लाहौर व मुल्तान का शासक
बहलोल खां लोदी सुल्तान का काफ़ी मददगार साबित हुआ। और आगे चलकर देखते हैं कि उसको इस बात का रिवॉर्ड भी मिलता है। इस वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली सल्तनत को 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल खां लोदी के हक में छोड़ दिया और ख़ुद बदायूं चला गया, जहां वो खुशीपूर्वक जीवन के अंतिम समय तक रहा, ना किसी को डिस्टर्ब किया, ना खुद डिस्टर्ब हुआ। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी बहलोल गाजी शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसने अपने वज़ीर हमीद खां की मदद से दिल्ली के तख्त पर कब्ज़ा किया था। इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक चलता है। इसने एक बहलोली सिक्का चलाया। इसने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। बहलोल लोदी अफ़गान सरदारों की बहुत इज्जत करता था। वह उन्हें मसनद अली कहकर पुकारता था। तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। अपने आप को सरदारों के समतुल्य करने के लिए वो सिंहासन से उतरकर नीचे उनके साथ ही उठता बैठता और काफ़ी घुल मिल कर रहता था। 16 जुलाई 1489 ईस्वी में बहलोल का बेटा सिकंदर शाह सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निज़ाम खान था। 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की गई। तो याद रखेंगे कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई और इसने कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई थी। कुतुब मीनार हम लोगों ने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था, लेकिन भूकंप वगैरह की वजह से वो टूट गया था, जिसे इसने मरम्मत कराया। आगे के भी कुछ बादशाहों ने उसकी मरम्मत कराई थी। इसने अपने साम्राज्य की राजधानी 1506 ईस्वी में दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है। इसने भूमि की पैमाइश के लिए गज़े सिकंदरी पैमाने का प्रचलन किया। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। इसका उपनाम गुलरुख खां भी था। सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, फरहंगे सिकंदरी नाम से। सिकंदर लोदी ने ताज़िया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं के पीरों एवं संतों के मज़ार पर जाने के लिए पाबंदी लगा दी थी। सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ भोइया, नाम याद रखेंगे, मियाँ भोइया ने दिल्ली में 1504 ईस्वी में मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो आज भी अपने अवशेषों के साथ मौजूद है। 21 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1518 ईस्वी में सिकंदर लोदी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध होता है, जिसमें लोदी की पराजय होती है। आखिर में हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, जो अलाउद्दीन के नाम से भी जाने जाते थे, ने तैमूर वंशीय बाबर को भारत में आमंत्रित किया। और इस तरह से मई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर की सैन्य कुशलता, तोपखाने, तोपची, तुलगमा युद्ध नीति वगैरह की वजह से इब्राहिम लोदी की हार होती है और इस तरह से जो है सल्तनत काल ख़त्म होता है और हमें एक नया वंश, मुग़ल वंश भारत में देखने को मिलता है। आइए हमेशा की तरह से हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से, इससे पहले मैंने जो है दोनों वंश यानी कि सैयद वंश और लोदी वंश के शासकों के बारे में दे दिया है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम दो वंश को एक साथ लेके चल रहे हैं, सैयद वंश और लोदी वंश। सैयद वंश में जो महत्वपूर्ण थे वो 4 व्यक्ति थे। नाम थोड़ा सा देख लें, याद रहेगा, पढ़ने में आसानी रहेगी।
सैयद खिज्र खां हैं जो 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक, और फिर मोहम्मद शाह की बारी आती है जो 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक दिल्ली पर राज करता है। और अंत में अलाउद्दीन शाह जो 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहता है, और ये सैयद वंश का आखिरी शासक था। फिर शुरुआत होती है लोदी वंश की, और लोदी वंश का पहला शासक है बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल है 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी। बारी आती है सिकंदर लोदी की 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक, और अंत में आता है लोदी वंश का अंतिम शहजादा इब्राहिम लोदी जो 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी में तक शासन करता है, और फिर इस संपूर्ण सल्तनत काल का अंत करके भारत में एक नई सत्ता, एक नया शासन, मुगलों का शासन शुरू हो जाता है। तो आइए हमेशा की तरह प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इन दो राजवंशों यानी कि सैयद और लोदी वंश के बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि किस व्यक्ति ने भारत में सैयद वंश की नींव डाली थी। हमारा उत्तर हो जाएगा खिज्र खां। ठीक है, रॉबर्ट साहब हमारी मदद कर रहे हैं प्रश्न लिखने में। देखिएगा, बड़ा खूबसूरत लग रहा है और ये नया अंदाज है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल लैंग्वेज को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को लिखें, हमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें और लाइक का बटन दबाएं। क्या लगता है यार, थोड़ा सा ही तो टच ऑफ फिंगर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सैयद खिज्र खां ने अपने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया था। उत्तर हो जाएगा तुगलकों का। ठीक है, आगे आइए तीसरे प्रश्न की ओर कि खिज्र खां की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले हम देखते हैं कि जो तैमूर लंग भारत को लूटने के लिए के बाद वापस जाता है, वो खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर जाता है। खिज्र खां ने कभी भी सम्राट, राजा या बादशाह वगैरह की उपाधि धारण नहीं की। इसने रैयत आला की उपाधि से ही ये संतुष्ट रहा और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, ये लोग जो है सिया वंश के थे और बाकी जो है सल्तनत काल के लोग सुन्नी थे। तो तीसरा प्रश्न हमारा था कि खिज्र खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। 1421 ईस्वी में। हम देखते हैं कि 20 मई 1421 ईस्वी में फरिश्ता के अनुसार खिज्र खां की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी लोगों ने काले वस्त्र पहनकर, चूँकि शिया लोगों में ये रिवाज होता है कि गम के समय में वो लोग काले वस्त्र पहनते हैं, तो जनता ने इसके सम्मान में इसकी मौत पर काले वस्त्र पहनकर बड़ा दुख जताया था। ठीक है, और इनका एक मंत्री था ताजुल मुल्क जो हमेशा उनके साथ रहा था। चौथा प्रश्न है, मुबारक शाह किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उत्तर हो जाएगा 1421 ईस्वी। सैयद खिज्र खां ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने पुत्र मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण करके अमीरों व सरदारों की सर्वसम्मति से सुल्तान का पद ग्रहण किया था। मुबारक शाह सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्यतम शासक था। ठीक है, तो इसका जो चौथा का हो जाएगा उत्तर 1421। ठीक है, हमारा ये मदद कर रहे हैं हमारे। ठीक है, आगे प्रश्न है और पांचवा प्रश्न है कि सल्तनत काल के किस बादशाह के दरबार में पहले
दो हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। ये बड़ी बात क्यों है कि सल्तनत काल के संपूर्ण शासन काल में हम हिंदुओं को इस तरह के ऊंचे पद पर नहीं देखते हैं, यानी अमीर वगैरह के। तो ये जो है आपको मुबारक शाह जो हैं, मुबारक शाह के शासन काल में ये मिलता है दो अमीर लोगों का। ठीक है। और छठा प्रश्न है कि मुबारक शाह के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार रहता था? उत्तर हो जाएगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और इसकी जो रचना है वो तारीख़ मुबारक शाही के नाम से है, जिसमें हमें उस समय के यानी कि मुबारक शाह के शासन काल के बारे में बहुत संपूर्ण जानकारी मिलती है। आइए सातवां प्रश्न है कि यमुना के तट पर मुबारक शाह ने किस शहर को बसाया था? उत्तर हो जाएगा मुबारकाबाद। ये जो है उसने 1434 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रखेंगे, मुबारकाबाद 1434 ईस्वी। आठवां प्रश्न है कि मुबारक शाह की मृत्यु कब हुई थी? असल में सैयद वंश के शासक जो है उन जब गद्दी पर आए थे तो काफ़ी अराजकता फैली हुई थी, तो जो भी सीमित उनका जो दायरा था, क्षेत्र था, उसी को सुदृढ़ करने में लग गए। इसलिए बहुत ज़्यादा इनकी उपलब्धि नहीं है। आ रहे हैं मर जा रहे हैं, आ रहे हैं मर जा रहे हैं। तो मुबारक शाह की मृत्यु कब हुई थी? आठवां प्रश्न है, उत्तर 1434 ईस्वी। ठीक है। 19 फरवरी 1434 ईस्वी को उसके एक सरदार सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र के द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। याद रखेंगे। नौवां प्रश्न है कि मुबारक शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान हुआ था? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, रॉबर्ट साहब मेरी मदद कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला 10वां प्रश्न है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर किस वर्ष बैठा था? उत्तर हो जाएगा 1445 ईस्वी। आलम शाह के काल में दिल्ली सल्तनत दिल्ली शहर और कुछ आसपास के गांवों तक ही सीमित हो गया था। बहलोल लोदी जो लाहौर का गवर्नर था, उसके डर से आलम शाह अपनी राजधानी दिल्ली से बदायूं ले गया। 1451 ईस्वी में आलम शाह ने बहलोल लोदी को दिल्ली का राज्य सौंपकर और स्वेच्छा से बदायूं की जागीर में जाकर रहने लगा। वहीं 1478 ईस्वी में 1478 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह सैयद वंश का अंत होता है और लोदी वंश की शुरुआत होती है। तो यहाँ अब इसके आगे हम देखेंगे लोदी वंश के बारे में। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यह पहला अफगान वंश था जिसे बहलोल लोदी ने स्थापित किया था और ये दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम शासक थे। यह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनता है, जब स्वेच्छा से सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह बहलोल को गद्दी सौंपकर बदायूं चला जाता है। लोदी शासक अफगान जाति के पठान थे। इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा। वह अबू मुजफ्फर बहलोल शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि बहलोल लोदी ने दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले ये कहाँ का सूबेदार था? उत्तर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद इसने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हराकर
जौनपुर को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। इसने एक बहलोली नाम का सिक्का चलाया। उसने अपने वज़ीर हमीद खां की मदद से दिल्ली के तख्त पर कब्ज़ा हासिल किया था। इसीलिए जब वो दिल्ली का बादशाह बना तो उसने हमीद खां को बहुत सारे तोहफे और उपहार दिए और जागीरें दी थी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न कि बहलोल लोदी अपने अफगान सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? उत्तर हो जाएगा मसनदे अली। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे हसन हुसैन, और अली भी उनके ख़ानदान से थे। इज़्ज़त सम्मान के रूप में अपने सरदारों को, ये अफ़गान सरदारों को मसनदे नबी कहकर पुकारता था। वो अफ़गान सरदारों की बहुत इज़्ज़त करता था। तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। 14वां प्रश्न है कि 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर हो जाएगा सिकंदर शाह। ठीक है, हम देखते हैं कि 16 जुलाई 1489 ईस्वी में बहलोल का पुत्र सिकंदर शाह सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बहलोल लोदी की मृत्यु 12 जुलाई 1489 को हो जाती है दिल्ली के पास मिलावली स्थान पर, और फिर उसका जो बेटा है वो 4 दिन के बाद यानी कि 16 जुलाई 1489 को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निज़ाम खान था। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। बहलोल लोदी ने बंगाल के किस शासक को हराकर मार डाला था? उत्तर हो जाएगा तुगरिल खान। ठीक है, इसने तुगरिल खान के साथियों को मारकर बंगाल की राजधानी, जो तत्कालिक राजधानी थी लखनौती, उसके मुख्य बाजार में ले जाकर फांसी पर लटका दिया था ताकि लोगों को इससे इबरत मिले, सीख मिले। बहलोल ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार बनाया और बड़े बेटे मोहम्मद खां को मुल्तान का हाकिम नियुक्त किया ताकि मंगोलों पर नज़र रखी जा सके। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, सल्तनत काल के किस शासक के दरबार में राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद और राय दांदू जैसे प्रमुख हिंदू सरदार थे? उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। तो ये उस समय की बड़ी बात है क्योंकि उस वक़्त ज़्यादातर मुसलमानों का ही वर्चस्व था और साम्राज्य में, दरबार में ऊंचे पदों पर मुसलमानों की ही नियुक्ति होती थी। लेकिन बहलोल लोदी जो था उसने उसके उलट काम किया था। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। 17वां प्रश्न, सल्तनत कालीन किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, ये 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और हम देखते हैं कि सिकंदर शाह ने आगे चलकर कुतुब मीनार की भी मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न हो जाएगा, आगरा में स्थित बादलगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। हम 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इस किले की मरम्मत करवाई। ये किला टूटा फूटा रूप में पहले से मौजूद था। बाद में हम देखते हैं कि अकबर ने भी इसमें कुछ चेंजेस करवाए थे। तो इसने क्या किया कि 1504 ईस्वी में इसकी किले की अच्छे से मरम्मत करा के और 1506 ईस्वी यानी कि 2 साल के बाद
अपनी राजधानी दिल्ली से उठाकर आगरा ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि 1506 ईस्वी में लोदी वंश के किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? अभी मैंने बताया है सिकंदर लोदी, तो उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश के लिए किस पैमाने का प्रचलन किया था? आंसर हो जाएगा गज ए सिकंदरी। इसमें जो है ना 1 गज 30 इंच के बराबर होता था, याद रखेंगे 1 गज इज इक्वल टू 30 इंच। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने किस उपनाम से कविताएं लिखी थीं? उत्तर हो जाएगा गुलरुखी। असल में इसका एक उपनाम, जो सिकंदर लोदी का एक उपनाम था, वो गुलरू खां भी था, याद रखेंगे गुलरू खां था। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस बादशाह ने आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकदरी नाम से करवाया था? उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए 23वां, मुसलमानों को ताज़िया निकालने, जो मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालते हैं उसको ताज़िया बोलते हैं, तो मुसलमानों को ताज़िया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं के पीरों तथा संतों के मज़ार पर, आज भी जो औरतें मज़ारों पे जाती हैं, ये इस्लाम में ये मनाही है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, मूर्ति पूजा को समर्थन मिलता है। इस्लाम में किसी तरह का चीज़ नहीं है जिसकी आप जाके इबादत करें, एक अल्लाह ताला की इबादत करें, एक ईश्वर, एक भगवान की इबादत करें। तो इसने क्या किया, प्रश्न हमारा है कि मुसलमानों को ताज़िया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं के पीरों एवं संतों के मज़ार पर जाने पर किस शासक ने रोक लगवा दी थी? उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है कि 1505 ईस्वी में दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जो उस समय जो वहाँ जो दिल्ली पर था, मतलब कि जिसका शासन था वो प्राइम मिनिस्टर जैसे रूप में, उसका नाम था मियाँ भोइया। ये सिकंदर लोदी का प्राइम मिनिस्टर था, याद रखेंगे। हम यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मियाँ भोइया। ठीक है, तो मियाँ भोइया ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण कराया था और ये मियाँ भोइया सिकंदर लोदी का दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर था। आइए 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई? उत्तर हो जाएगा 1517 ईस्वी। इसको शायद गले की कोई बीमारी थी, इसी कारण से इसकी मृत्यु होती है 21 नवंबर 1517 ईस्वी में। और इसका जो मकबरा है वर्तमान में, वो दिल्ली के लोदी गार्डन में है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच किस वर्ष में युद्ध हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1518 ईस्वी। इसमें लोदी की पराजय होती है। इसे खतौली या कहीं कहीं पर घा भी लिखा रहता है, घतौली, दोनों ही बातें सही हैं। इसे खतौली या घटौली का युद्ध कहते हैं, याद रखेंगे, जो 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। अगला 27वां प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने तैमूर वंशीय किस शासक को निमंत्रण भेजा था? उत्तर हो जाएगा बाबर।
ये लोग क्या थे, बाबर या उससे पहले के चंगेज़ वगैरह, तैमूर लंग वगैरह, ये सब भारत में आते थे, लूटपाट करते थे और फिर लूट कर चले जाते थे। कोई स्थायी इन्होंने शासन यहाँ पर नहीं किया। तो इन लोगों ने भी सोचा कि वो आएगा, लूटपाट करेगा और चला जाएगा। शुरू में बाबर का भी जब पानीपत की पहली लड़ाई होती है तो ऐसा माना जाता है कि बाबर का पर्पस सिर्फ लूटपाट करना था, क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई में लूटे गए धन को जाकर वो अपने क्षेत्रों में, यानी कि जाके उधर जो है पूरा लाहौर वगैरह, लाहौर मुल्तान वगैरह में जाके पैसे को लुटा देता है। ठीक है, बहुत सारा पैसे को वहाँ के नागरिकों को, हर एक को एक एक सिक्का, उसने कुछ नाम भी रखा था, शाहरुख वगैरह नाम रखा था सिक्के का, वो सब जाके लुटा देता है। यानी उसका रहने का मतलब नहीं था। लेकिन जब दूसरी लड़ाई होती है आगे चल कर, चूँकि उसको फिर अफ़गान वगैरह के क्षेत्र में भी कहीं पर रहने की जगह नहीं थी बाबर को, तो उसने सोचा कि भारत जैसी भूमि मिल जाएगी, फिर वो रहने लगता है। तो 27 का उत्तर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी। और इस युद्ध से ही हम देखते हैं कि भारत में सल्तनत काल का अंत होता है और मुगल काल की शुरुआत। सल्तनत काल का एकमात्र बादशाह कौन था जिसने युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त की थी? उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने रूमी और तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। उसने शक्तिशाली तोपों का इस्तेमाल किया और बाबर के पास उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा जैसे नामचीन तोपची थे। अपनी कुशल व्यूहरचना की वजह से बाबर ने यह युद्ध जीत लिया था। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है कि सल्तनत काल के किस शासक ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों का अपमान किया था? उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। इसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगा दिए थे। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, सिकंदर लोदी के समय ग्वालियर का शासक कौन था? उत्तर हो जाएगा राजा मानसिंह। सिकंदर लोदी ने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन पांचों बार ही उसे विफलता मिलती है, वह सफल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है कि सैयद वंश ने कुल कितने वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था? उत्तर हो जाएगा 37 वर्षों तक। ठीक है, 37 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है कि बहलोल लोदी को सैयद वंश के किस शासक ने खाने खाना की उपाधि दी थी? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है 35वां, सल्तनत काल में सैयद वंश के किस शासक के समय भटिंडा तथा दोआब क्षेत्र में विद्रोह हुआ था? उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह। नेक्स्ट, अब हम लगभग समाप्ति की ओर ही बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है कि सल्तनत काल का सुल्तान कौन था जिसने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा शाहरुख मिर्ज़ा का नाम अंकित करवाया था? उत्तर हो जाएगा खिज्र खां। और आखिरी प्रश्न है कि मुबारक शाह के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम अमीरों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? उत्तर हो जाएगा सरवरुल मुल्क। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई डोंट हेजिटेट to remind you that don't forget to subscribe my YouTube channel Leonage.
keep in your mind, keep remembering the word language, okay, language, keep reminding dear. ठीक है, ये इसमें सैयद वंश और लोदी वंश में कुछ खास नहीं था, आगे के अध्यायों में और विस्तार से हम देखेंगे, लेकिन जहाँ तक संभव हो सका, पॉसिबल हो सका, मैंने आप लोगों को खींच खाच के 37 प्रश्न तक मैं आपको यहाँ तक ले आया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स एंड गुड डे टू यू ऑल.